नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा में खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। कोरोना काल में 2 साल बाद पहली बार भक्तों ने किए दर्शन। एक दिन में 15,000 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। गंगा जन्म उत्सव पर सीएम धामी पहुंचे हरिद्वार। हर की पौड़ी पर किया गंगा पूजन और आरती। पत्नी गीता धामी भी रही मौजूद। घाटों पर श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। यूपी उत्तराखंड परिसंपत्ति बंटवारे पर यूकेडी का बयान। कहा, परिसंपत्तियों के बंटवारे में उत्तर प्रदेश सरकार कर रही नाइंसाफी। पीएम मोदी से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग। हल्द्वानी के बनफूलपुरा में 2 दुकानों में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। ऋषिकेश में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार। हादसे में 2 महिला समेत 5 लोगों की हुई मौत। चालक को नींद की झपकी आना बताया जा रहा है कारण। अब खबरें विस्तार से। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदार धाम के कपाट खोल दिए गए हैं, तो वहीं पर्यटक विभाग भी इसे लेकर मुस्तैद नजर आ रहा है। पर्यटक विभाग के सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि चारधाम में आने वाले यात्रियों यात्रा सुगम बनाने के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जा सकता है, इस बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ ही कई जगहों पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी किए जा रहे हैं। साथ ही एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। यात्रा व्यवस्थित हो, सुनियोजित हो और सुरक्षित हो, और उसके लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटन विभाग नोडल विभाग के रूप में इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पर्यटन विभाग का ये काम रहता है कि जो भी सेवाएं दी जा रही है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो, सड़क हो, पानी हो, एसडीआरएफ से मिलने वाली जो है वो इमरजेंसी सर्विसेज हो, ट्रांसपोर्टेशन से मिलने वाली वाहनों की सुविधा हो, ये सभी चीज़ों को एक कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है और सभी को एक तरीके से एक यूनिट के रूप में काम करने की आवश्यकता है। उसको एक सूत्र में बांधने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा विविध पहल की गई है। यात्रा का इतना भी संख्या जिस तरीके से हमारी ज़्यादा आ रही है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इनकी धारण क्षमता को देखते हुए उस अनुसार हम लोगों को आवश्यक है कि इसको हम लोग सुविधाजनक बनाएं। और इसीलिए टूरिज़्म विभाग ने इस बार टूरिस्ट केयर नाम का एक वेब पोर्टल बनाया है। iOS पर चलने वाला एक एप्लीकेशन बनाया है और हमारे एंड्रॉयड पर चलने वाला एक एप्लीकेशन बना दिया है। 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज सुबह 6:15 पर खोल दिए गए हैं। हजारों भक्तों के जयकारों के बीच पौराणिक परंपरा और विधि विधान से बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। आपको बता दें कि बद्रीनाथ मंदिर को फूलों और लाइटों से भी सजाया गया है। अलकनंदा नदी के किनारे चामोली जिले में गढ़वाल पहाड़ी ट्रैक में स्थित बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर 4 प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसे 4 धाम कहा जाता है, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ भी शामिल हैं। ये उत्तराखंड के बद्रीनाथ शहर में स्थित है। ये धाम हर साल 6 महीने यानी कि अप्रैल के अंत और नवंबर की शुरुआत के बीच के लिए खुला रहता है। चारधाम यात्रा 3 मई को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खुलने के साथ शुरू हुई थी। आज सुबह बद्रीनाथ धाम में बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान और मंत्रोच्चारण और सेना बैंड की धुनों के साथ खोल दिए गए। उधर चारधाम यात्रा के दौरान इस साल दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या तय कर दी गई है। बद्रीनाथ धाम में रोजाना 15,000, केदारनाथ में 12,000, गंगोत्री में 7,000 और वहीं यमुनोत्री में 4,000 श्रद्धालुओं को ही प्रतिदिन दर्शन करने की अनुमति है।
लोगों के बीच बढ़ते ल्यूप्स रोग यानी घटिया को लेकर जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। देहरादून में आयोजित इस सेमिनार के दौरान चिकित्सकों ने घटिया रोग की जानकारी दी, साथ ही लोगों को इसके प्रति जागरूक रहने की भी अपील की। डॉक्टर्स के मुताबिक शरीर में इस बीमारी का संक्रमण धीरे धीरे होता है, जैसे बालों का झड़ना, हाथ पैरों से लेकर हड्डियों और हार्ट अटैक प्रॉब्लम आना, लेकिन समय रहते उपचार पर इस बीमारी पर पूरी तरह काबू पाया जा सकता है। एम्स ऋषिकेश में कार्यरत डॉक्टर वेंकटेश ने कहा कि कमर में दर्द और स्पाइंडलाइटिस की बीमारी घाटिया से हो सकती है, तो इसका असर वंशानुगत भी आ सकता है। ऐसे में इसका उपचार ही बचाव है। बारे में अवेयरनेस बढ़ाएं। ये बीमारी यंग एज की, जो रिप्रोडक्टिव एज की महिलाएं होती हैं उनमें ज़्यादा होती है और इस वजह से कई बार उनको बड़ा सोशल स्टिग्मा भी झेलना पड़ता है। उनकी मैरिज में आगे प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी बड़े मिसकंसेप्शंस और मिथ हैं। तो हमारा पर्पज़ यही रहेगा कि ये जो एक मल्टी सिस्टम बीमारी है जिसको सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस बोलते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस बढ़े जनता में भी और दूसरे विधाओं के डॉक्टरों में भी, जिससे इसका समय पे इलाज हो सके और इनको किसी मेजर कॉम्प्लिकेशन या जो लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी की स्टेज से पहुंचने से रोका जा सके। तो रूमेटोलॉजी की जो गठिया रोग बीमारी होती है ये सिर्फ ये कोई भी उम्र में हो सकती है और ये कॉमन एक मिसकंसेप्शन है कि उम्र के बाद ही होता है। ये कोई भी उम्र में हो सकता है और इसके लिए हमारे पास अच्छी इलाज या अच्छी दवाइयाँ हैं जिससे कि आदमी एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। और इन बीमारियों में ये बहुत ज़रूरी है कि डायग्नोसिस हो, जो जल्दी हो। एक तरह की गठिया है जो ऑलमोस्ट 1% है इसका इंडिया। तो इंडिया में जितना पॉपुलेशन आप सोच सकते हो 1% तो काफ़ी नंबर है और इसके हिसाब से रूमेटोलॉजिस्ट तो बहुत ही कम है, हैंडफुल ही है। ठीक है, तो ऐसे कुछ गठिया लग रहा है तो सबसे पहले आप रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाएं और पता करें कि किस तरह की गठिया है और इसके हिसाब से वो इलाज करें। अल्मोड़ा में बल्टा क्षेत्र के गधेरे में बने एक छोटे तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 12वीं के छात्र की मौत हो गई। घटना की जानकारी तब लगी जब लोगों को तालाब में छात्र का शव दिखाई दिया। सूचना के बाद अल्मोड़ा कोतवाली और एनटीडी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान वैभव नयाल के रूप में हुई है, जो थपलिया मोहल्ले का रहने वाला था। मृतक छात्र एक निजी स्कूल में 12वीं का छात्र था। गंगा जन्म उत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे और यहां गंगा पूजन और आरती में शामिल हुए। इस दौरान उनकी पत्नी गीता धामी भी मौजूद रही, तो वहीं हर की पौड़ी पर पहुंचकर मां गंगा में दूध अभिषेक किया और विधिवत पूजा की। गंगा जन्मोत्सव के अवसर पर देश के कोने कोने से आकर श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा स्नान किया है। इस दौरान श्री गंगा सभा महामंत्री तन्मय वरिष्ठ ने बताया कि गंगा जन्म उत्सव के अवसर पर श्रद्धालु गंगा में स्नान करने से पापों से मुक्त होते हैं, लेकिन सबको अभी ध्यान रखना चाहिए कि हमें गंगा को प्रदूषण से बचाना है और गंगा घाटों पर किसी प्रकार की गंदगी नहीं फैलानी। आज के दिन पूरे रूप से खुल के है सभी पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए। आज बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल गए हैं। केदारनाथ जी के, गंगोत्री के, यमुनोत्री के पहले ही खुले हैं। माँ गंगा के आशीर्वाद से सभी की यात्रा थोड़ी नीचे सरल हो, सुगम हो, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारी यात्रा बिना विघ्न बाधा के चले, क्योंकि 2 सालों बाद यात्रा हो रही है और सभी यात्री सकुशल आएँ, सकुशल जाएँ, साथ में हमारा प्रदेश भी आगे बढ़े। मैंने माँ गंगा से प्रार्थना की है कि माँ गंगा का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, सारे कार्य बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। सप्तमी भी है, आशीर्वाद दिया आपको। माँ गंगा का आशीर्वाद हमेशा से हम लोगों के साथ है। जैसे माँ गंगा निर्मल और शीतल होकर सबका कल्याण करती है, हम सबका कल्याण। देखिए, भगवती गंगा जी जिसके आगमन के लिए राजा भगीरथ की 3 पीढ़ियों ने लंबे समय तक तप किया और 3 पीढ़ियों के लंबे तप के बाद भगवती गंगा जब ब्रह्मा जी के कमंडल में आई, वो गंगा जी का जो जन्म इस दिन होता है वो आज वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन मनाया जाता है। ऐसी भावनाओं को मानते हुए हजारों करोड़ों लोग, हिंदू धर्मावलंबी, गंगा भक्त
वो हर की पौड़ी पवित्र ब्रह्म कुंड पर भगवती गंगा जी की पूजा अर्चना करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, भगवती गंगा जी को दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, शर्करा चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, मालाएं चढ़ाते हैं, विभिन्न सामग्रियों से भगवती गंगा का बहुत भव्य श्रृंगार की तरह यहाँ स्नान कराते हैं। ये जो बहता हुआ जल है, इदम ब्रह्मा इदम विष्णु इदम देवो महेश्वर इदमेव निराकारम निर्मलम जाह्नवी जलम, ये जो बहता हुआ जल है, गंगा जी को किसी मूर्ति रूप में तो हमने देखा है, लेकिन हम लोग पूजन जिसकी करते हैं वो बहती हुई धारा है, जिसको ब्रह्मा और विष्णु महेश का अंग माना गया है। ये भगवती गंगा का जन्मोत्सव करोड़ों हिंदू धर्मावलंबी बड़ी पवित्रता के साथ, बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। और आज सौभाग्य है कि इस उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री सपरिवार इस भगवती गंगा के इस पवित्र हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ उनका पूजन भी करेंगे और कई कुंटल दूध से भगवती गंगा का दुग्धाभिषेक भी किया जाएगा। देखिए, आज गंगा सप्तमी है, माँ गंगा का अवतरण दिवस है। माँ गंगा का अवतरण दिवस है और आप सभी जानते हैं माँ गंगा हमारी आराध्य हैं, हमारी संस्कृति का आधार हैं, हमारी पहचान है। और हम देवभूमि उत्तराखंड वासियों के लिए तो कहना चाहिए कि हमारी जीवनदायिनी माँ गंगा है। और आज माँ गंगा के अवतरण दिवस पर निश्चित रूप से जो भी श्रद्धालु माँ गंगा में स्नान करते हैं वो विशेष रूप से पुण्य का लाभ कमाते हैं, पाप मुक्त माँ गंगा करती है। और इसी अवसर पर जो भी श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं, हम गंगा सभा की ओर से व्यवस्था के साथ साथ उन सबसे हम ये आग्रह भी करते हैं कि जिस श्रद्धा जिस भाव के साथ आज माँ गंगा के अवतरण दिवस पर वो पाप मुक्त होने के लिए माँ गंगा में स्नान करते हैं, ऐसे ही वो संकल्प लें कि माँ गंगा को हम प्रदूषण मुक्त भी रखेंगे। इसी विषय पे हम उनसे आग्रह भी करते हैं और एक अभियान भी हम शुरू करने वाले हैं कि माँ गंगा के पाप मुक्त करने का जो कार्य है उसके साथ साथ हम श्रद्धालुओं को माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व दिखाते हुए माँ गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रण आज माँ गंगा के अवतरण दिवस पर लेना। देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने परिसंपत्तियों के बंटवारे के मामले में उत्तराखंड के साथ छल किए जाने का आरोप भी लगाया और पीएम नरेंद्र मोदी से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। आपको बता दें, उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल और मुख्य प्रवक्ता सुनील ध्यानी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि परिसंपत्तियों का बंटवारा भेदभावपूर्ण है, जिसमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ नाइंसाफी कर रहा है। जहाँ तक बात है, भुनाना तो हर कोई अपना स्वार्थ होगा जिसका वही दल भुनाते हैं। उत्तराखंड तो क्रांति दल का ये मुद्दा भुनाने का मुद्दा नहीं है, उनका तो ये मुद्दा उनके हक हकूक को छीने जाने का मुद्दा है, जिसकी लड़ाई हम लोग जितने संसाधन हमारे पास है, जितनी सामर्थ्य हमारे पास है, जितनी शक्ति हमारे पास है, हम लोग यथाशक्ति यथा सामर्थ्य इसका विरोध करते रहे हैं, जिसमें मीडिया ने भी हमेशा हमारा साथ दिया है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी मीडिया इसी तरीके से हमारा साथ देगा। और जब भी ये मुद्दा जन आंदोलन बना करके, चाहे हम लोग इसे सड़कों पर उठाएं, सदन में उठाएं, किसी भी तरीके से उठाएं, तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप इसी तरीके से हमारा साथ दीजिए ताकि उत्तराखंड के जो हित हैं वो सुरक्षित रह सके। अगर उत्तराखंड के हित ही सुरक्षित नहीं रहने तो फिर इस राज्य को बनाने का फायदा क्या है। खबर हरिद्वार से है, जहां सिडकुल प्रशासन और मिल्टन कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष राव अफाक अली के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। आपको बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि सिडकुल प्रशासन और मिल्टन कंपनी के अधिकारियों ने मिलकर स्टेडियम, स्कूल और महिंद्रा चौक से रोशनाबाद को जाने वाले रास्ते को अतिक्रमण कर खुर्द बुर्द कर दिया है, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने कार्रवाई नहीं होने पर धरना प्रदर्शन से आमरण अनशन और इसके बाद भी सुनवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन तक करने की चेतावनी दे दी है। अभी ये थोड़ी देर पहले ही एक प्रतिनिधि मंडल आया था जो हमारे रोशनाबाद ग्रामीण इलाका है। उनका कहना है कि जो ज़मीन 62 में BHL द्वारा अधिग्रहित की गई थी किसानों से, उसकी लैंड को बाद में सिडकुल को दिया गया था इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए, और एक नई कंपनी को ज़मीन सिडकुल द्वारा अलॉट की गई है। उसमें उनको आपत्ति नहीं है। उनका बस केवल एक जो तर्क है वो ये है कि गांव के आने जाने का रास्ता भी उससे बाधित हो रहा है। तो अभी इनका ज्ञापन प्राप्त हुआ है, तो अभी मैं SDM सदर को दूंगा इसका परीक्षण कर लें, और नेक्स्ट वीक में जो ग्रामीण जिनकी ये दिक्कतें हैं उनके 4-5 प्रतिनिधियों को और सिडकुल के भी अधिकारियों को बुलाकर वार्ता की जाएगी कि इसका क्या समाधान निकाला जा सकता है।
फर्स्ट रोशनाबाद की जो है कुछ भूमि पर, रास्तों पर, तालाब पर, नाले पर सिडकुल की एक जो मिल्टन कंपनी है और सिडकुल की मिलीभगत से उस पर जो अतिक्रमण किया जा रहा है, रास्ते बंद किए जा रहे हैं। छात्र छात्राओं को स्कूल स्टेडियम आने में परेशानी हो रही है। लोगों को मजदूरी पर जाने के लिए जो महिंद्रा चौक से रास्ता जा रहा था वो बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। हमने आज डीएम साहब से कहा है यदि जो है हमारे रास्तों का अतिक्रमण किया जाएगा, ये हमारी जमीनें गई हुई हैं सन 1962 में जो है उसके लिए ले ली थी, बीएचएल के लिए, बीएचएल से बची जिला मुख्यालय के लिए, जिला मुख्यालय से बची तो अब जो है इसको सिडकुल को दे दिया। सिडकुल अब अपनी मनमानी तरीके से जो है फैक्ट्रियों को। कोरोना काल के 2 साल बाद उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें 2013 में आई आपदा के बाद 4 धाम यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं का प्रदेश सरकार की ओर से पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया था। 4 धाम दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों ने उत्तराखंड यानी पोर्टल पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए वाहनों को ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा में कोई चूक न हो। उत्तराखंड प्रवेश द्वारा नारसन बॉर्डर पर परिवहन विभाग द्वारा कैंप भी लगाया गया है। उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी यात्रियों को इसके लिए यात्रियों 4 धाम यात्रा में आ रहे हैं उसको अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उनकी यात्रा मंगलमय हो। इस ग्रीन कार्ड के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि पहली बार जो है नारसन चेक पोस्ट पे बाहर से आने वाले वाहनों और यहाँ के वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड जारी करने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि ऑफिसों में बहुत अधिक भीड़ लग जाती थी। इसके लिए यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है। जो भी बाहर से आने वाला वाहन चाहे तो यहाँ पर अपना ग्रीन कार्ड बना सकता है। इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था है, ऑनलाइन आदमी अप्लाई कर सकते हैं। वो ऑनलाइन अप्लाई करें, ऑनलाइन फीस जमा करें तथा हमारे यहाँ पर काउंटर में आके अपना वाहन को चेक करवाएं और ग्रीन कार्ड इश्यू करवा लें। इसके अलावा उन्हें यात्रियों का पंजीयन कराना होगा। पंजीयन कराने के पश्चात उन्हें अपना ट्रिप कार्ड इश्यू करवाना होगा और ट्रिप कार्ड की व्यवस्था भी ऑनलाइन और निःशुल्क है। ट्रिप कार्ड आदमी जारी करे, उसके बाद वो अपने यात्रा पर जाए। उनकी 4 धाम यात्रा के लिए आया था। यहाँ से जो उत्तराखंड का पहला पोस्ट पड़ता है, यहाँ पे मैंने अपने कागजी ग्रीन कार्ड बनवाया। यहाँ अधिकारी जितने हैं सारे अच्छे हैं, बड़े प्यार से काम हुआ, कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई। मैं 4 धाम यात्रा पर जा रहा हूँ। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काशीपुर के तहसीलदार के निलंबन आदेश को शनिवार को सख्त हिदायत के साथ ही वापस ले लिया है। दरअसल कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या करने के आरोप में तहसीलदार के निलंबन के आदेश दिए थे, जिसके बाद तहसीलदार कोर्ट में व्यक्ति रूप से पेश हुए और अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी भी मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिकॉल कर दिया है। दरअसल काशीपुर निवासी मो इमरान की ओर से अदालत में याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि तेली समाज के चलते वह ओबीसी में आता है, लेकिन काशीपुर के तहसीलदार ने उसे ओबीसी का प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया। साथ ही उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त करने को भी कहा, जिसे लेकर मामले को कोर्ट ने इसे गंभीर माना और तहसीलदार के आदेश को न्यायिक धारणा के विपरीत माना। कर्ता ने तहसीलदार के समक्ष एक एप्लीकेशन दी थी ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए, तो तहसीलदार काशीपुर ने ये कह के खारिज कर दी कि उसके पास हाईकोर्ट के अपने नाम का ऑर्डर नहीं है, इस वजह से हम उसको ऑर्डर नहीं दे सकते। तो जब हमने इस बात की यहाँ पे पिटीशन डाली तो हाईकोर्ट ने जब वो रिजेक्शन देगा तो उससे काफ़ी नाराज़ हुए और इससे पहले इसी के भाई ने ऑर्डर वहाँ पे अप्लाई किया था, उसका हाईकोर्ट से ऑर्डर हुआ था। तो सेम ग्राउंड में जब कोर्ट ने पूछा कि जब उसी के भाई ने जब तुमसे मांगा है तो तुम उससे ऐसा कैसे कह सकते हो कि आप अपने नाम का हाईकोर्ट का ऑर्डर लेके आए। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने को लेकर डीएम कैंप कार्यालय में रेलवे और प्रशासन के आला अधिकारी के बीच एक अहम बैठक हुई। बैठक में डीएम धीराज गर्ब्याल ने रेलवे को अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान होने वाले खर्च से अवगत कराया और ये भी कहा कि अतिक्रमण हटाने से पहले प्रशासन को रेलवे द्वारा 15 से 20 दिनों का समय देना होगा, ताकि बाहर से आने वाली फोर्स की रहने खाने की व्यवस्था प्रशासन उचित तरीके से कर सके। सारे हमारे अधिकारी भी थे, तो उसमें ये बात आई इनके इनको अतिक्रमण हटवाना है तो ऐसी दशा में मिनिमम 15 से 20 दिन का टाइम हमें एडवांस उनको देना होगा। वो इसलिए देना होगा कि जितने भी फोर्स हमारी बाहर से आएगी, चाहे पैरामिलिट्री हो या पीएसी हो, तो उनके रुकने की व्यवस्था वैसे तो चिन्हीकरण हम लोगों ने कर दिया है कि
किन किन जगहों पर वो लोग रहेंगे। लेकिन उनके रहने के लिए तो और सुविधाएं भी हमें वहाँ पे डेवलप करनी पड़ेगी, जिसमें टॉयलेट्स हो, बाथरूम्स हो, बिजली, पानी इत्यादि की। तो इसमें मिनिमम 10 से 15 दिन का टाइम हमें लगेगा। अगर जिस डेट को भी उन्होंने अतिक्रमण हटाना है उससे 15-20 दिन पहले का टाइम हमें उनको देना पड़ेगा। ये उनकी सुविधा के अनुसार हम लोगों ने डिसाइड किया है। और जो ओवरऑल असेसमेंट हम लोगों ने किया है कि इस अभियान में कितना खर्चा आ सकता है, तो उसका भी असेसमेंट करके हम लोगों ने रेलवे बोर्ड को दिया है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के जंगलों में अनेक प्राकृतिक फल पाए जाते हैं जो हमें स्वाद के साथ साथ औषधि गुणों का भी लाभ लेते हैं। आपको बता दें कि वहीं मई के महीने में पककर तैयार होने वाला फल काफल अल्मोड़ा के बाजार में बिकने लगा है। काफल यहाँ के जंगलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि ये एक जन औषधि भी है। ये फल ग्रामीण लोगों के लिए एक रोजगार का साधन भी बन रहा है। जंगलों में पाया जाता है, फिर वहाँ से कई लोगों द्वारा तोड़ा जाता है और फिर बाजार में आता है। इसकी ये औषधि भी होती है, पेट के लिए गुणकारी होता है। ये जंगल में पाए जाते हैं, इनको तोड़ने में थोड़ी समय लगता है। सुबह से लेकर शाम तक तोड़ते हैं और उसके बाद सवेरे हम 5 बजे घर से आ जाते हैं और उसके बाद फिर बाजार बेचते हैं काफल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़। नमस्कार।